इतिहास की किताबों ने हमें हमेशा यही सिखाया कि दुनिया के समंदरों पर यूरोप का राज था। हमें बताया गया कि नौसेना की असली ताकत ब्रिटिश, डच या पुर्तगालियों के पास थी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वास्को डी गामा के जन्म से लगभग 500 साल पहले एक ऐसा साम्राज्य था जिसने बंगाल की खाड़ी को अपनी निजी झील बना लिया था। एक ऐसा भारतीय साम्राज्य जिसकी सेना जमीन पर नहीं बल्कि लहरों के बीच युद्ध लड़ती थी। ये कहानी है उस साम्राज्य की जिसने बिना किसी कंपस और बिना आधुनिक तकनीक के समंदर का सीना चीरकर दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री हमला किया। एक ऐसा हमला जिसने पूरी दुनिया के व्यापार का इतिहास बदल कर रख दिया। ये कहानी है द ग्रेट चोल एम्पायर की। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा किया कैसे, और सबसे बड़ा रहस्य, इतनी ताकतवर नेवी आखिर इतिहास के पन्नों से रातों रात गायब कैसे हो गई। 9वीं शताब्दी का दक्षिण भारत। चोल वंश सदियों से गुमनामी में जी रहा था, लेकिन फिर गद्दी पर बैठा एक ऐसा राजा जिसकी सोच जमीन से कहीं आगे उस नीले समंदर तक जाती थी। उनका नाम था राजराजा चोल प्रथम। राजराजा चोल जानते थे कि अगर दुनिया पर राज करना है तो जमीन जीतना काफी नहीं है, समंदर पर कब्जा करना होगा। उन्होंने एक ऐसी नौसेना बनानी शुरू की जिसकी उस वक्त किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनके जहाज सिर्फ व्यापार के लिए नहीं थे, वो तैरते हुए किले थे। इन्हें कलाम कहा जाता था। 3 मंजिला जहाज जिन पर हाथी, घोड़े और हजारों हथियारबंद सैनिक एक साथ समंदर में महीनों तक रह सकते थे। इन जहाज़ों की बनावट भी कोई आम बात नहीं थी। चोल इंजीनियरों ने लोहे की कीलों का इस्तेमाल करने के बजाय लकड़ियों को विशेष रस्सियों से सिलने की तकनीक यानी स्टिच्ड प्लैंक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इससे जहाज समंदर की खूंखार लहरों के बीच लचीले रहते थे और टूटते नहीं थे। राजराजा चोल ने श्रीलंका और मालदीव पर कब्जा कर लिया, लेकिन असली खेल अभी शुरू होने वाला था। राजराजा चोल के बाद उनके बेटे राजेंद्र चोल ने कमान संभाली। उस समय दुनिया का 70% व्यापार चीन और अरब देशों के बीच होता था, और ये सारा व्यापार एक ही रास्ते से गुजरता था, मलक्का स्ट्रेट। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी। इस रास्ते पर कब्जा था श्रीविजय साम्राज्य का, आज का इंडोनेशिया और मलेशिया। श्रीविजय के राजा ने भारतीय चोल जहाज़ों पर भारी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। उनके समुद्री लुटेरे चोल व्यापारियों को लूटने लगे। उन्होंने चोलों की ताकत को चुनौती देने की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। राजेंद्र चोल को जब ये पता चला तो उन्होंने शांति का रास्ता नहीं चुना, उन्होंने चुना विनाश। लेकिन एक ऐसे दुश्मन पर हमला कैसे किया जाए जो 3000 किलोमीटर दूर हो। यहीं पर चोल साम्राज्य ने अपनी कूटनीति और खुफिया तंत्र का वो रूप दिखाया जो आज की आधुनिक इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी हैरान कर दे। चोलों के व्यापारी सिर्फ व्यापार नहीं करते थे, वो राजेंद्र चोल की आंख और कान थे। मणिग्रामम और अय्यावोले जैसे बड़े व्यापारिक संगठनों के व्यापारियों ने सालों तक श्रीविजय के बंदरगाहों की जासूसी की। उन्होंने वहां के ज्वार भाटे, हवाओं की दिशा, गुप्त रास्तों और किलेबंदी की एक-एक जानकारी राजा तक पहुंचाई। जब राजेंद्र चोल ने अपनी तलवार म्यान से निकाली तो उनके पास सिर्फ जोश नहीं था, बल्कि दुश्मन का पूरा ब्लूप्रिंट मौजूद था। साल 1025 ईस्वी। राजेंद्र चोल ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर दुनिया के बड़े-बड़े योद्धाओं की रूह कांप जाए। उन्होंने 3000 किलोमीटर दूर खुले समंदर के पार श्रीविजय पर हमले का आदेश दिया। याद रहे, ये 1025 ईस्वी थी। कोई जीपीएस नहीं था, मौसम का हाल बताने वाली कोई सैटेलाइट नहीं थी, सिर्फ मॉनसून की हवाएं और आसमान के तारे। चोल नाविकों ने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मॉनसून पैटर्न को पूरी तरह डिकोड कर लिया था। उन्होंने उन हवाओं का सटीकता से इस्तेमाल किया जो उन्हें सीधे दुश्मन के गढ़ तक ले जा सकती थी। ये एक सुसाइड मिशन लग रहा था। इतनी बड़ी सेना का महीनों तक खुले समंदर में जीवित रहना ही एक चमत्कार था। श्रीविजय के राजा को लगा था कि कोई भी भारतीय सेना इतना लंबा सफर तय करके उन पर हमला कर ही नहीं सकती। वे निश्चिंत थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि चोल हवाओं का रुख बदलना जानते थे। और फिर वो दिन आया। श्रीविजय के तटों पर अचानक वो विशाल जहाज नजर आए जिन पर दहाड़ते हुए बाघ का झंडा था। ये दुनिया के इतिहास का पहला और सबसे बड़ा ओवरसीज एम्फीबियस अटैक था। श्रीविजय की सेना को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कदारम, पालेमबांग और 14 प्रमुख व्यापारिक शहरों को चोल सेना ने कुछ ही दिनों में मलबे में तब्दील कर दिया। श्रीविजय के राजा संग्राम विजयोत्तुंग वर्मन को उनके ही महल से बंदी बना लिया गया। 3000 किलोमीटर दूर बिना जमीन के रास्ते के भारत की एक सेना ने एक पूरे साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया था।
अब चोल सिर्फ एक भारतीय राज्य नहीं थे, वे दुनिया की पहली और सबसे ताकतवर समुद्री महाशक्ति बन चुके थे। इस जीत के बाद बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाने लगा। चीन से लेकर अरब तक अगर समंदर में किसी को व्यापार करना था तो उसे चोल साम्राज्य की इजाज़त लेनी पड़ती थी। इस एक हमले ने चोल साम्राज्य को इतना अमीर बना दिया कि दक्षिण भारत के खजाने सोने, जवाहरात और दुर्लभ मसालों से भर गए। आज जो आप बाली, जावा और थाईलैंड में भारतीय संस्कृति की छाप देखते हैं, जो वास्तुकला कंबोडिया के अंकोर वाट में नजर आती है, वो कोई संयोग नहीं है, वो चोल साम्राज्य की उसी समुद्री ताकत का नतीजा है। उन्होंने सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि अपनी संस्कृति और कला से दुनिया जीती। लेकिन अगर चोल इतने ही ताकतवर थे तो आज वे कहाँ हैं? इतनी बड़ी नेवी और इतना विशाल साम्राज्य इतिहास के पन्नों में कैसे खो गया? चोलों को समंदर में कोई नहीं हरा सका। उनका पतन बाहर के दुश्मनों ने नहीं बल्कि अंदरूनी कलह ने किया। 13वीं शताब्दी आते आते लगातार हो रहे युद्धों और दक्षिण भारत में पांड्य साम्राज्य के उदय ने चोलों को कमजोर कर दिया। जो राजा समंदर पर राज करते थे वो अपने ही घर की राजनीति में उलझ कर रह गए और धीरे धीरे लहरों पर राज करने वाले वो विशाल जहाज समय की रेत में दफन हो गए। आज जब हम भारतीय नौसेना की ताकत देखते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये समंदर हमारे लिए नया नहीं है। अंग्रेज़ों के आने से सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने इन लहरों को अपना गुलाम बनाया था। चोल साम्राज्य ने दुनिया को बता दिया था कि भारत सिर्फ शांति का देश नहीं है। अगर कोई हमारी सरहदों या हमारे व्यापार पर आंख उठाएगा तो हम समंदर चीर कर भी उसका जवाब देना जानते हैं। समंदर की इन लहरों में आज भी अगर आप ध्यान से सुने तो चोलों की उसी जीत की दहाड़ सुनाई देती है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी का वो सच जानना चाहते हैं जो बहुत कम लोगों को पता है तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके उसे ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करो रे।